नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने कल ली थी और यस्टरडे वाज फ्राइडे एंड टुडे इज सैटरडे। तो कल 8 तारीख की क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है टेंजिबल नॉन करंट एसेट। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 9 है आपके सिलेबस का और इसमें 3 क्वालिटीज जिस एसेट में सेम टाइम मतलब 3 चीजें जहां आपको सेम टाइम पे नजर आए, यानी वो टेंजिबल भी हो, नॉन करंट भी हो और एसेट भी हो। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल करीब में जो चीजें रखी हुई होती हैं, मैं ये चेयर देख रहा हूँ, लैपटॉप देख रहा हूँ, ये डाइस देख रहा हूँ, ये आपके सामने जो है वो स्प्लिट मौजूद है, हाजा वाइट बोर्ड मौजूद, प्रोजेक्टर मौजूद। तो ये सारी चीजें नंबर 1 एसेट तो हैं। नंबर 2, इन सब के बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी है। और नंबर 3, ये इन सबको अल्हम्दुलिल्लाह हम फिजिकल देख सकते, टच कर सकते। तो ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट। और चूंकि ये एक तरफ हम कहते हैं एसेट और दूसरी तरफ हम कहते हैं एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मैंने ये बात कल बार बार आपको बताई कि हम बहुत सारी चीजें इनिशियली एसेट होता है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंस। ये तो कॉमन एग्जांपल है। आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, आप उसको खर्च कर लेते तो वो एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है ना। आपके पास एक मिसाल देता हूँ, खाने की जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो एसेट है, आपकी रिसोर्स है, आपने खा लिया खत्म, फिर वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है वो एसेट है, आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो। कोई आपने तफरी कर ली, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में। अब आप पिकनिक पे गए, आपके पास 1400 रुपए मौजूद थे, ठीक है। आकिब अंसार जो है वो पिकनिक पे गए थे। अब 1400 रुपए इन्होंने कैश खर्च किया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, पिकनिक एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। बेसिकली एंट्री बनेगी वहां इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। जब खर्च नहीं किया था तो वो कैश एसेट था, खर्च किया तो वो कैश क्रेडिट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में। तो भाई इसी तरह आप इनिशियली तो एक एसेट के बदले दूसरा एसेट ला रहे होते हैं। कैश देके कंप्यूटर ला रहे होते हैं, कैश देके स्पिरिट ला रहे होते हैं, कैश देके फर्नीचर लेके आ रहे होते हैं। एक एसेट आ जाता है, एक एसेट चला जाता है। लेकिन जो एसेट आता है ना, वो भी जब आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर होगा। उसमें जाहिर सी बात है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक एसेट लेकर आए, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार 10 साल के बाद भी इसकी वैल्यू आज वाली। कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है, वो भी पढ़ेंगे, आधा मौजूद इन योर सिलेबस। वो पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हम एसेट को रीवैल्यूएट भी करेंगे, होते हैं एसेट रीवैल्यूएट। अब आपने घर लिया 50 लाख रुपए का, हो सकता है वो 1 साल के बाद 60 लाख रुपए का हो जाए, तो 10 लाख रुपए से एसेट बढ़ जाए। इसको भी सिखाएंगे हाउ टू रिकॉर्ड। लेकिन हर एसेट में रीवैल्यूएशन। अब ये लैपटॉप है, अब ये मैं लेकर आया था 22,000 का, अब मैं मार्केट में देने जाऊंगा ना, ये मुश्किल से 15-16 हजार रुपए का जाएगा। अब वो लैपटॉप जो मैंने कहा दूसरा वाला जो है वो मैंने 10,000 रुपए का लिया, 6-7 साल में तो कहता हूँ फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है, मतलब मैंने तो उसको फुल यूज कर लिया है। लेकिन अभी भी जाऊंगा 2,000-3,000 का बिक जाएगा, मतलब इतना तो बिक जाएगा 2,000 का, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब वो 2,000 रुपए क्या है ये भी आज सिखाऊंगा। आज हम सीखेंगे ये 2,000 रुपए क्या कहलाते हैं अगर 2,000 में जा रहा है। तो बात ये है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो है ना, चूंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उनकी कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। उनकी कॉस्ट को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अब व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी, यूजफुल लाइफ। आप अपने सिस्टमेटिक एलोकेशन करते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट की किसी नॉन करंट एसेट की, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर। मतलब एक हम सोचते हैं कि यार आज हमने 5 लाख रुपए खर्च किए और ये 5 लाख रुपए में 5 साल तक फायदा देंगे, तो हम इसका क्या मतलब है, इस 5 लाख रुपए की कॉस्ट को 1 साल का खर्चा माने या 5 साल का खर्चा। तो इसलिए अब उस 5 लाख रुपए की कॉस्ट को 5 साल पे क्या करते, कैपिटलाइज। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी ज्यादातर रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आपको 4 साल की आज एडवांस में फीस देनी है। अब आपने आज 4 साल के 8 लाख रुपए आज दे दिए, यानी पर ईयर 2 लाख रुपए। अब आप आज जा रहे हैं फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए, इसका मतलब है आप 4 साल का एक्सपेंस पहले से दे चुके हैं, तो वो आज आपका पूरा एक्सपेंस नहीं माना जाएगा,
वो हर साल कितना अमाउंट एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, 2 लाख रुपए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलाइजेशन का। ये जो है ना डेप्रिसिएशन, बेसिकली अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बयान करूं ना, तो दिस इज नॉन एज डिवीजन, किसी चीज को डिवाइड करना। कॉस्ट एलोकेशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल कॉस्ट। तो भाई किसी चीज को एलोकेट करना, किसी चीज को डिवाइड करना, दिस इज नॉन एज डिवीजन, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइजेशन। आगे एक और वर्ड सिखाऊंगा, एमोटाइजेशन। ये सब एक ही है। असल में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम अपने लॉन्ग लाइफ एसेट्स की कॉस्ट क्योंकि ज्यादा होती है, और उसको अगर पहले ही साल में एक्सपेंस मान लूंगा ना, अब उसका नुकसान क्या होगा। पहली बात तो ये है कि वो पहले साल में पूरा एसेट खत्म नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपने पहले ही साल मान लिया कि मैंने इतने खर्चे किए हैं, इतने एसेट खरीदे, इतने एक्सपेंस हो गए, तो मेरे भाई आपकी रिपोर्ट बड़ी नेगेटिव आ जाएगी। आपकी एनुअल रिपोर्ट में कितने खर्चे नजर आएंगे जो खर्चे भी हुए ही नहीं है। मतलब वैसे तो हमने जेब से दे दिया है, हर जेब से गया हुआ पैसा जरूरी नहीं होता कि उसी साल एक्सपेंस मान लिया जाए। हो सकता है वो आपने लॉन्ग टर्म पे किया है, तो उसका फायदा लॉन्ग टर्म है। तो जाहिर सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम उस एसेट से बेनिफिट हासिल करते रहेंगे, वैसे वैसे हम उस एसेट की कॉस्ट को ओवर द लाइफ कैपिटलाइज करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर इसमें मेजर कॉन्सेप्ट थे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, कल मैंने आपको सिखा दिया था। फिर इसमें था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू, ऑल्सो नोन एज सैल्वेज वैल्यू। वो वैल्यू जो हम एस्टिमेट करते हैं कि अगर 10 साल की लाइफ है तो 10 साल के बाद क्या रेसिडुअल वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे अब 2-3 बातें और हैं। उसमें बात ये है कि बाज दफा सवाल ऐसा होगा, कल तो मैंने काफी मतलब कोशिश की थी आपका, क्योंकि पहली क्लास जिस टॉपिक की भी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप पहली क्लास में नहीं होंगे किसी टॉपिक की, तो आगे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली कल कॉस्ट के ऊपर मैंने काफी डिटेल बात की थी, और अगर आपको याद हो, हमने कॉस्ट की ये कैलकुलेशन भी की थी। याद है आपको ये लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस। तो ये इतनी ज्यादा कहानी मैंने आपको सुनाई थी। क्या ये हर सवाल में होगी? नो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सम टाइम एग्जामिनर मेहरबान होता है और सम टाइम वो मेहरबान नहीं होता। तो जब वो मेहरबान होगा तो आपको डायरेक्ट बोल देगा सो एंड सो कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2.3 मिलियन। अब वो आपको ये बताएगा नहीं इसके पीछे कहानी क्या है, डायरेक्ट बोल देगा कॉस्ट। आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, आपको कुछ फिर चिंता करने की जरूरत, नो नीड टू टेक एनी टेंशन, राइट। मतलब आप फिर उसी कॉस्ट पे मान लोगे कि ये आपकी कॉस्ट है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, अक्सर दी जाती है। लेकिन जो कमेंट बच्चों के आते हैं ना, जिस सवाल के हवाले से, एक सवाल बड़ा मशहूर है, पास पेपर का सवाल है, एमटीक्यूज में वही आता है डेप्रिसिएशन का, वो मैं करवाऊंगा आपको आज या नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें कॉस्ट हमने खुद कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये मैंने आपको कल डेटा दिया था ना, इसमें कुछ इररेलेवेंट डेटा भी होता है बाज दफा, इररेलेवेंट डेटा वी हैव टू इग्नोर। अब आप आज बताऊंगा कौन कौन सा डेटा इररेलेवेंट है जो हम क्या कर देंगे, इग्नोर। तो कॉस्ट के हवाले से 2 बातें हो गई, इधर कॉस्ट आपको गिवन होगी या फिर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, सैल्वेज वैल्यू सम टाइम गिवन होती है, सम टाइम होती ही नहीं है। मतलब फिर उसकी अजम्पशन ये होती है कि 5 साल के बाद ये एसिड कचरा हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। 5 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, बिल्कुल मतलब एसिड आपको फेंकना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर सवाल साइलेंट है रिगार्डिंग स्क्रैप वैल्यू, तो फिर स्क्रैप वैल्यू को क्या एज्यूम करोगे, जीरो। और अगर गिवन है तो कोई मसला नहीं है। मैंने इस सवाल में कल आपको स्क्रैप वैल्यू दी थी, कितनी बताई थी, 3 लाख रुपए। इसी तरह लाइफ सवाल में आपको बता दी जाएगी कि कितनी लाइफ है एसेट की, उस लाइफ पे आप कैपिटलाइज करोगे अपने एसेट को। इसी तरह डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। इफ देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू तो कॉस्ट की पूरी क्या हो गई, डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर पूरी कॉस्ट को आप ओवर द लाइफ कैपिटलाइज करोगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कल जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें यही था कि पीपी क्या है, कॉस्ट क्या है, सैल्वेज वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी क्या है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, और बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, देखिए आज बुक वैल्यू का भी आगे बड़ा जिक्र खैर होगा, तो बुक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
देखिए ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक एसेट को यूज करते रहेंगे तो हर साल उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हर साल उसकी बुक वैल्यू कम होगी। अब जैसे मैं कल रात को भी इत्तेफाक थी, मैं इसी क्लास में क्लास ले रहा था और तकरीबन 9:30 तक मैं कल यहीं था, तो 9:30 के बाद मैं यहाँ से क्लास लेके गया हूँ। तो इत्तेफाक से मैंने यहाँ मोबाइल रखा हुआ था और कल 2 मरतबा यहाँ से मोबाइल जो ना जमीन पे गिरा। तो मैंने जो बच्चे तो क्या थे, वो तो बड़े होते हैं, रात वाले जो होते हैं वो तो काफी बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार आज सुबह ही मैंने बच्चों से जिक्र किया था मोबाइल के बारे में कि 2 साल हो गए मेरे हिसाब से इसकी ऑलमोस्ट लाइफ जो है ना वो एंड हो गई है, ये फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है। तो 2 मरतबा वो कल गिरा है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है भारत। लेकिन कहने का मकसद ये कि मैंने फिर एक कैलकुलेट करके दिखाया उनको डेप्रिसिएशन। मैंने कहा मैंने अगर 12,000 रुपए का लिया था, 2 साल की लाइफ है, तो पर मंथ 500 रुपए का डेप्रिसिएशन। कैसे भाई, 12,000 रुपए 2 साल पे कर रहा हूँ तो 1 साल में कितने हो गए 6,000 रुपए, और 6,000 को 12 साल में कितने महीने 12 पे डिवाइड करो, पर मंथ कितना हो गया, इतना तो जायज है यार, कुल्लू जायज। तो 500 रुपए तो पर जो है वो तकरीबन मंथ का डेप्रिसिएशन, पर डे निकालूंगा तो तकरीबन 15-20 रुपए के करीब आएगा, ठीक है डेप्रिसिएशन। तो इतना तो आप यार, एक रोटी की कीमत है रोज की 15-20 रुपए। तो बहरहाल मैं ऑलमोस्ट उसको फुल्ली डेप्रिशिएट कर चुका हूँ। तो देखिए डेप्रिसिएशन बताना क्या चाह रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एसेट की बुक वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। ये ध्यान में रखिएगा, आज बुक वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, शायद पहले ही सवाल में आएगा। क्यों, ये देखें मैंने आपको ग्राफ भी समझाया था, 23 लाख रुपए का एसेट, 1 साल के बाद बुक वैल्यू क्या हो गई थी 19 लाख, 2 साल के बाद की बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू, जो बुक में दिखाएंगे। अब हम ये सदाबहार नहीं बोलेंगे कि ये एसेट हर साल जब तक जिंदा है हमारे साथ तो हम बोलेंगे 23 लाख का है, और जब इसकी लाइफ खत्म हो जाए फिर भी बोलेंगे कल भी एसेट जिंदा था तो आज भी एसेट जिंदा है। तो ऐसा नहीं है भाई, एसेट आपका अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी बुक वैल्यू हर साल क्या होती है, कम होती है। चलते हैं सवाल की तरफ, और आज जो पहला सवाल आपको करवाने जा रहा हूं वो सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चैप्टर 9 टेंजिबल नॉन करंट एसेट। स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट। अच्छा ये सवाल है, बहरहाल चले मैं करवा देता हूँ। ये हैंडआउट का मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कॉस्ट की कैलकुलेशन है। वैसे तो ये आप लोगों के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। मैंने कल रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल टेस्ट का बता दिया था, आधा मालूम कुल्लू मालूम। ओके तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ये सवाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का था, ये ऊपर के लेवल का सवाल है, लेकिन चले सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नजर आ रहा है। अच्छा बिलाल एंड कंपनी, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, बिलाल एंड कंपनी इंपोर्टेड मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 मिलियन। मेमन भाई कितने की मशीन है ये, 10 लाख, 1 मिलियन। देखो मेमन भाई फौरन 10 लाख मिलियन में बातें नहीं करता। सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला है, वो माइनस हो जाएगा। 2% इंपोर्ट ड्यूटी वाज पेड, 2% इंपोर्ट ड्यूटी पे की, वो ऐड हो जाएगी। भाई इंपोर्ट ड्यूटी पे करूंगा तो मेरे एसेट की कॉस्ट, गाड़ियां बाहर सस्ती होती है, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्यों महंगी हो जाती है भाई, ड्यूटी इतनी लगती है उसके ऊपर। अच्छा 1% नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, नॉन रिफंडेबल ऐड होगा ना, जो पैसा वापस नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल है वो तो कॉस्ट है। 3% नॉन रिफंडेबल बट टैक्स ऑल्सो पेड, ये ऐड। अच्छा अब एक अहम बात, इट वॉज टू बी स्टॉल्ड इन अ वर्क प्लेस वेयर अ मशीन ऑलरेडी एग्जिस्ट, पुरानी मशीन जहां रखी हुई है वहां पे इसको इंस्टॉल करना है। द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग ओल्ड मशीन अमाउंटिंग टू ₹21,500। ये कॉस्ट पुरानी मशीन की है या नई मशीन की, ये हमारे लिए रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। हाँ वो जो पुरानी मशीन हटानी है ना, ये तो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग से मुराद रिमूवल कॉस्ट। तो इसको लेके जाएंगे, इग्नोर करेंगे। ओके साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कल मैंने बताई थी, ऐड होगी नहीं होगी, फाउंडेशन बनवाइए, टाइल वाइल लगवाए यार, 30,000 रुपए खर्च किए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम, एक रूम बनाया जहां पे ये एसिड रखेंगे,
ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। इंजीनियर वॉज पेड 30,000 फॉर टेस्टिंग एंड ऑपरेशन, आपने ये भी ऐड होगा। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मशीन सम सैंपल आइटम वर प्रोड्यूस विच कुड बी सोल्ड। अच्छा अब आप देखिए, आपने सैंपल यूनिट बनाया और बेच दिए मार्केट में, कितने के बेच दिए? ये तो पैसे आ गए, ये ऐड नहीं, लेस करेंगे, ये तो फायदा हो गया ना। आपने टेस्टिंग करवाई थी तो इंजीनियर को कितने पैसे दिए थे? 70,000। वो टेस्ट प्रोडक्ट, हालांकि मैं आपको बताऊं, वो जो टेस्ट प्रोडक्ट होती है ना वो फ्री में दी जाती है मार्केट में, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ होता है उस पर, देखा आपने, सैंपल यूनिट होता है नॉट फॉर सेल। लेकिन ये कह रहा हमने ये भी बेच दिए, पता नहीं कौन है ये सर्टिफाइड मेमन है, 50,000 रुपए यहाँ से भी कमा लिए। तो भाई इन्होंने 50,000 रुपए यहाँ से भी, तो ये तो पैसा वापिस आ गया ना। 70,000 रुपए गए थे, कितने वापिस आ गए? तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ? तो 70,000 रुपए तो ऐड करूंगा, 50 उसमें से माइनस करूंगा, और उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन ये सब ऐड हो जाएगा, तो आपकी एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और ये सवाल बेसिकली ये बेटा कोई रुक जाए, प्लीज साइलेंट, बातें नहीं करें। ये क्वेश्चन 1 आपको नजर आ रहा होगा, और नहीं नजर आ रहा? एक मिनट जाए, पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन नहीं ले। बाद 10 क्लास, ठीक है भाई। अब नजर आ रहा है बिलाल एंड कंपनी? जी मेमन भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसको ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, अब कुछ भी नहीं करना इसमें। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन अंडर IS 16 एप्लीकेबल टू गिवन सिचुएशन। हमें इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बिलाल एंड कंपनी, cost of machine, what we are going to calculate? cost of machine। सबसे पहले आप बताएं लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस है 10 लाख रुपए। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन। अच्छा, क्या आपको कोई डिस्काउंट मिला है? 5%। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है ये क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस? ट्रेड डिस्काउंट किसका? 5%, 10 लाख का। लिस्ट प्राइस का 5% होता है 50,000। जी, हाउ मच इज दैट? 50,000 है। ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो प्राइस आती है उसको क्या कहते हैं? कल बताई थी मैंने, वेरी गुड। इनवॉइस से मुराद जो बिल आपको मिलेगा ना, जहां से आपने ये एसिड खरीदा है, वो आपको कितने का बिल देंगे? 9,50,000। अब बाकी जो अदर कॉस्ट है वो आपने देखनी है। 9,50,000 इज इनवॉइस प्राइस। अब आगे जितनी भी परसेंटेज दी जाएगी वो सारी कौन सी प्राइस पे लगेगी? इनवॉइस प्राइस पे। अब जो भी परसेंटेज आगे रेलिवेंट होगी वो सारी परसेंटेज हम किस पे अप्लाई करेंगे? इनवॉइस पे। आगे सवाल में लिखा हुआ था, हम पूरा सवाल डिस्कस कर चुके। 2% इंपोर्ट ड्यूटी वॉज पेड। आपने 2% क्या पे की? इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब ये 2% किस पे लगेगा? जी, इंपोर्ट ड्यूटी 950,000 into 2%, हाउ मच? 19,000। फिर आपने 1% जो है ना
वो नॉन रिफंडेबल टैक्स भी पे किया है। देखिए जो रेलिवेंट है ना वो क्या था, सबसे पहले लिस्ट प्राइस रेलिवेंट थी, उस पर से कितना % डिस्काउंट मिल गया था, वो माइनस किया तो 9.5 लाख रुपए। 2% इंपोर्ट ड्यूटी वॉज पेड, वो हमने ऐड कर दी। 1% नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, नॉन रिफंडेबल कल मैंने बता दिया था ऐड होता है क्योंकि वो वापस नहीं मिलता, लेकिन जो रिफंडेबल होता है वो ऐड नहीं होता क्योंकि वो तो वापस मिल जाता है। तो नॉन रिफंडेबल टैक्स, बस नॉन रिफंड टैक्स लिखा हूं, स्पेस कम है। अब ये भी परसेंटेज किस पे लगेगी, 9.5 लाख इनवाइस पे, क्योंकि अब जो परसेंटेज है वो सारी किस पे लग रही होती है, इनवाइस पे। तो दिस वुड बी 9,500। अब ये सब ऐड होता जा रहा है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, तो इसमें देखिए आगे दिया हुआ है कि 3% रिफंडेबल टैक्स फॉर ऑल्सो पेड। तो क्या ये 3% रिफंडेबल टैक्स जाएगा? ओके, इट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ वर्क प्लेस वेयर अ मशीन already exist. The cost of dismantling and removing old machine amounting to rupees 21,500 following cost were also paid. तो क्या ये जाएगा? No sir. Site preparation cost कल बताया था ना, how much? 30,000। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने रूम बनवाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम कॉस्ट 100,000। क्योंकि ये रूम खास तौर पे उस मशीन के लिए बना है, इसीलिए ये इसमें ऐड होगा। उसके बाद इंजीनियर को आपने टेस्टिंग के कितने पैसे दिए, टेस्टिंग कॉस्ट कितनी पे की, और जो टेस्ट प्रोडक्ट बनाई थी वो भी बेच दी मार्केट में, कितने की बेच दी? तो पैसे आए या गए? तो इसको कहते हैं प्रोसीड फ्रॉम टेस्ट या सैंपल यूनिट। प्रोसीड यानी आना, इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम वेयर? सैंपल। सैंपल यूनिट बेच दिए मार्केट में, कितने के बेच दिए आपने? पैसे आए। अब पैसे आ गए तो ये कॉस्ट को बढ़ा देगा, कॉस्ट को कम कर देगा? कॉस्ट को कम कर देगा। टेस्टिंग के आपने 70,000 रुपए दिए इंजीनियर्स को, इंजीनियर्स वॉज पेड 70,000 फॉर टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। ड्यूरिंग ऑपरेशन of machine some sample items were produced which could be sold for 50,000। ये तो इनफ्लो हो गया। 70,000 रुपए इंजीनियर को देके जो इंजीनियर ने टेस्टिंग प्रोडक्ट बनाई वो मार्केट में कितने की बेच दी? तो क्या आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? तो हमने 70,000 रुपए ऐड करके 50 माइनस किए तो अल्टीमेटली 20,000। लास्ट ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, बस ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं इनफ है। कितनी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की? अब ये लोडिंग अनलोडिंग से मुराद उसने जब मशीन लोड की, मशीन पे वापसी पे अनलोड की, वहां से ये सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टर को आपने दी, कितनी? 150,000। ओके, एनीथिंग एल्स? तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एसेट की कॉस्ट। ये सब प्लस माइनस करें, बताइए कितना आ रहा है? 12 लाख। ओके, 1278500 ऐसे ही। डू यू नो व्हाट इज दिस? या कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ मशीन जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। पहला सवाल तो बड़ा आसान था, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। अब आ जाए हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2। इस पे अब मैं डिफरेंट तरीकों से, अब मैं जो फोकस करने जा रहा हूं ना, ये सवाल, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 2 नजर आ रहा है? मेमन भाई नजर आ रहा है? चले भाई, सवाल नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट आपको डायरेक्ट बता दी, अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एबीसी कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹200,000 on Jan 1, 2016
अब आपको इसमें कोई अदर डेटा रिगार्डिंग कॉस्ट नहीं दिया. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट मशीन हैज अ यूजफुल जिंदगी ऑफ 4 साल विद अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ₹12,500. अच्छा, अब इसमें 4 मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिखाऊंगा. ये सवाल पास पेपर का ही है और माइनर सा मैंने इसको चेंज किया है. आईसीएमए के पास पेपर में आया था जब ये पेपर हमारा रिटर्न होता था. अभी भी आता है थोड़ा सवाल मोरलेस इस टाइप का, ये इससे डिफरेंट. तो ये एक तो वहाँ कंपनी का नाम था जुगनू, वो मैंने एबीसी कर दिया है. दूसरा एक जो रेट है ना इसमें 40% मैंने लिया है, वो 50% था. बाकी ऑलमोस्ट मैंने ये सेम रखा है. अच्छा, अब इसमें बेसिकली मैंने कल आपको एक बात बताई थी, देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. कल सिर्फ एक मेथड बताया था, कौन सा? स्ट्रेट लाइन, सिराते मुस्तकीम मेथड. आज हम 4 मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आउटपुट मेथड, डबल द स्ट्रेट लाइन रेट, डबल डिक्लाइनिंग मेथड. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से सॉल्व होगा? मेरा इस सवाल को यहाँ रखने का मकसद आपसे डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना है. पहला सवाल जो करवाया वहां पे आपको किसकी कैलकुलेशन दोबारा सिखा दी? कॉस्ट की. अब कॉस्ट स्ट्रेट गिवन है, 4 रिक्वायरमेंट है. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिराते मुस्तकीम मेथड. देखिए ये तो बहुत आसान है. स्ट्रेट लाइन मेथड तो आप सबको पता है कि बड़ा आसान हो जाता है. तो कंपनी का नाम क्या है? एबीसी कंपनी. एबीसी कंपनी. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट depreciation expense, and we are going to calculate depreciation expense by which method? सिराते मुस्तकीम मेथड, by straight line method. अच्छा, अब यहां पे चूंकि बेहतर होता है कि एक मरतबा फॉर्मूला लिख दिया जाए. वैसे तो कल मैंने बता दिया था. The way to calculate depreciation expense under सिराते मुस्तकीम मेथड, याद है किसी को? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब उसको सैल्वेज वैल्यू भी कह सकते, उसको रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते, उसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं. याद है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी, राइट? Useful life. What is this? This is the way to calculate depreciation expense under सिराते मुस्तकीम मेथड. ये तो बड़ा आसान हो जाएगा. ये जो रिक्वायरमेंट नंबर ए है, ये हम कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं? ए. हमारे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 4 है. तो स्ट्रेट लाइन कल मैंने बताई थी कि हर साल आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होगी, क्योंकि नाम ही काफी है, स्ट्रेट सिराते मुस्तकीम, एक जैसा. तो यहाँ पे आपने मशीन कब खरीदी? Jan 1, 2016. पहला साल कब कंप्लीट होगा? दिसंबर 31, 2016. 4 साल का डेप्रिसिएशन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. इधर देखिएगा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर्स 2016, 2017, 2018 एंड 2019. अब यहाँ पे जब मैं 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा पहला ईयर एंड आएगा दिसंबर की 31 तारीख 2016. एम आई राइट? ऊपर हमने लिख दिया कि हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं. कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए. 2 लाख रुपए ना कॉस्ट. रेसिडुअल वैल्यू 12,500. एम आई राइट? और जिंदगी है 4 साल. ऐसा ही है सवाल में कुल्लू मौजूद, ये सारी चीजें बयान की गई हैं. ये देखिए कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल. एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 12,500. तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस. व्हाट इज दिस? या दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 875. ओके. डू यू नो व्हाट इज दिस? What is this? This 2016. This is the depreciation expense for 2016. How to calculate this? This minus this upon this equal to this. What is this? This is the depreciation expense for 2016.
इज दैट क्लियर? हाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2016। क्लियर है सबको? अब चूंकि मेथड सिरात मुस्तकीम है, तो दिसंबर 31 2017 जब सूरज गुरूब हो रहा है, तो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हाउ? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सिरात मुस्तकीम है ना, इसलिए सेम होगा। जी क्या आंसर आएगा? 46875। उसके बाद तीसरा ईयर एंड आएगा दिसंबर 31 2018। ऐसा ही है, 200,000 कॉस्ट। ये हर मेथड में ऐसा नहीं होगा सिरात मुस्तकीम। अभी ये स्ट्रेट लाइन था, अगले मेथड में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। 46,875। और अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते 4 साल मुकम्मल हो गए। आज दिसंबर 31 2019 का सूरज गुरूब हो रहा है, और आपसे कह रहा है कि आप चौथे साल का क्या रिकॉर्ड कर दे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नॉट बुक वैल्यू। हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। 46,875। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ये आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया पहले साल का, ये आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया दूसरे साल का, ये आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया तीसरे साल का, और ये आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया चौथे साल का। अब आप ये देखिए, चारों साल का डेप्रिसिएशन सेम है, बिकॉज के मेथड यहाँ पे कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, सिरात मुस्तकीम। जब मैं इसका पार्ट बी सॉल्व करने जाऊंगा, तो पार्ट ए हम कर चुके हैं सिरात मुस्तकीम मेथड। अब हम जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 40% पर एनम। जी, अगर मिड ऑफ द ईयर खरीदेंगे तो वो मंथली होता है, बताऊंगा वो आगे। वो अभी स्टेप वाइज, क्योंकि अभी बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं नॉन कॉमर्स वाले, वो बेचारे परेशान नहीं हो जाए। सेकंड है, इधर देखिएगा, व्हाट इज दिस? हाजा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट? अच्छा, अब एक बात सुने, ये जो डिमिनिश का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कम होना। इकोनॉमिक्स अभी आप लोगों की थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली आपकी मिस की तबीयत सही नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तो वो आपकी क्लासेस कंटिन्यू करें। तो आप लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये वर्ड बहुत कॉमन वहां नजर आएगा, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, और इसको आम अल्फाज में रिड्यूस भी कहते, डिक्लाइन भी कहते, और डिक्रीज भी कहते। तो अब ये चाहे तो कुछ राइटर इसको लिखते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कुछ लोग लिखते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, कुछ लोग लिखते हैं डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड, कुछ लोग लिखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। असल में ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एट द रेट 40% पर एनम, इसने रेट आपको बता दी है कि आपने पर एनम कितने से डेप्रिशिएट करना है? 40% पर एनम। अब सबसे पहले मैंने कहा था आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर डिफरेंट मेथड। अब इसका फार्मूला है बुक वैल्यू। मैंने कहा था आज बुक वैल्यू आगे बहुत ज्यादा कंसीडर होगी, इस मेथड के लिए कहा था बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ना, इसमें दो बातें अपने ध्यान में बिठा लें कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन से। वो दो बातें क्या है कि पहली बात, यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं होगा, वहां पे हर साल डेप्रिसिएशन क्या था, क्योंकि वो मेथड कौन सा था? स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट नहीं है, डिमिनिशिंग। डिमिनिश का मतलब मैंने क्या बताया? हाँ, कम, ठीक है। वहां जहां भी लॉ में आप डिमिनिशिंग पढ़ेंगे, वो लॉ ही है बेसिकली, इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिश का मतलब होता है कम, तो अब यानी रिड्यूस यानी डिक्लाइन यानी डिक्रीज। तो दो बातें यहाँ पे, पहली बात तो मैंने बता दी, कंपैरेटिवली अगर मैं स्ट्रेट लाइन से देखूं तो वहां हर साल डेप्रिसिएशन सेम था,
यहाँ सेम नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे हर आने वाले साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम होगा, कम, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। क्यों? क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू हर साल बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं और रेट किस पे लगा रहे हैं? बुक वैल्यू पे। अब पहले साल बुक वैल्यू 2 लाख रुपए है। क्यों पहले साल 2 लाख रुपए? आप बोलोगे सर 2 लाख तो कॉस्ट है। मेरे भाई कॉस्ट ही पहले साल बुक वैल्यू है, क्योंकि अभी कुछ भी आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप देखिए, आपका पहला ईयर एंड आया दिसंबर 31, 2016। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो आपने कहा कि सर हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट है वो कॉस्ट है हमारे पास 2 लाख रुपए, और आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने बुक वैल्यू लिखा है, आप कॉस्ट क्यों लिख रहे हैं? देखिए, बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करता रहूंगा वैसे वैसे मेरे एसेट की बुक वैल्यू कम होती रहेगी। अब पहले साल से पहले कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है? नहीं। तो पहले साल तो बुक में कितने का रिकॉर्ड किया था हमने? 2 लाख का। 2 लाख पे कितना % रेट है? डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है? ये 30 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था। 2 लाख का 40% होता है 80,000 रुपए। एम आई राइट? अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज 80,000? 80,000 पहले साल का क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब अगर मैं अगले साल भी बाय मिस्टेक 2 लाख पे ही 40% लगा दूंगा तो दोबारा कितना आ जाएगा? वो तो सिराते मुस्तकीम हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये डिमिनिशिंग है। अब रेट लगेगा 1,20,000 पे। किस पे लगेगा? अब आप बोलेंगे सर ये 1,20,000 तो सवाल में ला मौजूद, मतलब सवाल में मौजूद ही नहीं है, तो सर ये आप कहां से लेके आ गए? तो भाई 2 लाख रुपए का एसेट था और 2 लाख रुपए पे पहले साल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं? 40% अमाउंट कितनी रिकॉर्ड? तो पहले साल के बाद एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची थी? 1,20,000। भाई कॉस्ट थी 2 लाख। 2 लाख पे पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? 80,000। तो 2 लाख में से 80 माइनस कर दो, कितना रह गया? अब 1,20,000 का 40% कंफर्म 80,000 से कम आएगा, ये 48,000 आएगा। देखिए कम होना शुरू हो गया। अब आप मेरी बात सुने, 1,20,000 पे मजीद कितना डेप्रिशिएट कर दिया? 48। तो अब और वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताएं, जब दिसंबर 31, 2018 का सूरज गुरूब हो रहा है और आपसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मांग रहा है, तो अब आप मुझे बताएं आप किस वैल्यू पे? यस 72,000। 72,000 कैसे आ रही है? अब आप देखिए सिंपल, 2 लाख में से 80 डेप्रिशिएट हो तो कितने बच गए? यानी हम कह सकते हैं दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज बुक वैल्यू। ठीक है, हाजा बीवी बुक वैल्यू, राइट? अब आपने बुक वैल्यू पे रेट लगाया तो आपके पास 48,000। अब सेकंड ईयर में 48 भी मजीद डेप्रिशिएट हो गया। अब आपकी मशीन की वैल्यू क्या बच गई? 120 माइनस 48 इक्वल टू 72। अब 72,000 पे फिर 40% डेप्रिशिएट करेंगे, दिस वुड बी दिस। व्हाट इज दिस? 28,000। ओके, अब आप चौथे साल दिसंबर 31, 2019 आखिरी साल जी, अब 72,000 में फर्दर कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं? 28,800 माइनस करें 43,200। ओके, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन का रेट है? हाउ मच इज दैट? 17,000। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने कौन से मेथड से 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया? तो इन चारों को मैं बॉक्स पैक कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए कि ये 4 साल के क्या है डेप्रिसिएशन। अंडर कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसको भी जरा खूबसूरत सा बॉक्स पैक करें। व्हाट इज दिस? दिस इज द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय दिस मेथड। इसी तरह यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें आपको फर्दर अंडरलाइन कर दूं कि वंस मैंने कंपनी का नाम लिख दिया था, देन बता दिया था ये हमारी रिक्वायरमेंट है, देन ये कौन सा था? रिक्वायरमेंट नंबर ए। और अगले पेज पे कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व की है?
रिक्वायरमेंट नंबर बी। अब इधर देखिएगा प्लीज, ये था कौन से मेथड का फार्मूला, सिराते मुस्तकीम, और उसके चारों आंसर आजा मौजूद, राइट, यस कुल्लू मौजूद। अब आ जाए आप नेक्स्ट जो है ना, आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड? अब यहाँ पे जो है ना, कल आयशा ने कहा था कि सर वो आप कह रहे हैं कि यूनिट्स होता है, आवरली मेथड, तो आउटपुट में बहुत सारी चीजें आ सकती है। आउटपुट बेसिकली ये एक्टिविटी कहलाती है, मतलब कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना, कुछ एसिड ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी नंबर ऑफ आवर्स पे होगी, तो वहां पे नंबर ऑफ यूनिट के बजाय क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ आवर्स। कुछ एसिड ऐसे भी जो आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, नंबर ऑफ किलोमीटर, एक ट्रक आपने खरीदा वो इतने किलोमीटर चलेगा तो उसकी लाइफ होगी किलोमीटर पे। तो ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें आउटपुट मेथड जो है ना, ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसको जरा आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये है आपका सी, आउटपुट मेथड। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड। आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, इसमें सबसे पहले ये बताऊंगा कि हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन पर यूनिट। डेप्रिसिएशन यानी एक यूनिट का डेप्रिसिएशन कितना है। फिर जब कम यूनिट बनाएंगे तो कम डेप्रिसिएशन होगा, जब ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। बस यही थ्योरी इस पे अप्लाई होगी, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास क्या तरीका है डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट बोल दे क्योंकि एक्चुअल तो नहीं होते वो, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट। ये फार्मूला किस चीज का बताया मैंने? नहीं, आउटपुट मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का या डेप्रिसिएशन पर यूनिट का क्या फार्मूला बताया? कॉस्ट माइनस, अच्छा सवाल में जो वर्ड यूज हुआ है वो रेसिडुअल वैल्यू है, तो आप इसको आरवी कर दें, बहरहाल एक ही बात है। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जो आपने यूनिट बनाए हैं, ठीक है, जो भी यूनिट्स आपने बनाए हैं जिस पर्टिकुलर ईयर में, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। भाई जितने यूनिट बनाऊंगा पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगा? ये फार्मूला किस चीज को कैलकुलेट करने का है? अच्छा यानी यहाँ पे कितने फार्मूले यूज हो रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला फार्मूला है वन टाइम के लिए। क्यों? अब इधर देखिए मैंने यहाँ पे कहा कि भाई फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है पहले? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। क्या आपको कॉस्ट याद है? 2 लाख रुपए। क्या आप लोगों को स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू याद है? 12,000 ने 500। अब इधर देखिए डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। एक बात मैं आपको बताऊं, ये देखिए कल मैंने जब लाइफ लिखी थी ना तो मैंने लिखा था लाइफ नंबर ऑफ ईयर में भी हो सकती है, नंबर ऑफ। अब इस मशीन की जो लाइफ है ना सवाल के मुताबिक, वो ये कह रहे कि नंबर ऑफ यूनिट्स में ये कितने यूनिट अपनी लाइफ में बना सकती है मशीन? 37,000। पहले साल बनाएंगे हम 7,500 यूनिट, दूसरे साल बनाएंगे 8,500 यूनिट, तीसरे साल बनाएंगे 9,500 यूनिट, और चौथे साल बनाएंगे 12,000। तो ये अपनी जिंदगी में टोटल कितने यूनिट बनाएगी मशीन? 37,000। अब इधर देखें, अब यहाँ पे मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे ख्याल से 5 रुपए आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 5। क्या आंसर आ रहा है? 5। इसको रुपीस लिखते हैं, ₹5। इसका मतलब है एक यूनिट बनाऊंगा तो कितने रुपए का डेप्रिसिएशन होगा? 2 यूनिट बनाऊंगा तो, 4 यूनिट बनाऊंगा तो 4 पे 15 रुपए का, 20 रुपए का मेरे भाई। जब कम यूनिट बनाएंगे
तो कम डेप्रिसिएशन होगा, जब ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा। अब ये वन टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, पहला वाला फार्मूला। अब आपको बार बार डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहला ईयर एंड आया दिसंबर 31 2016, एम आई राइट? क्या फॉर्मूला लिखा है? नंबर ऑफ। तो बताएं पहले साल कितने यूनिट बनाए? 7,500। तो आपने 7,000 ने 500, आगे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई किससे करना है? क्या हो गया भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय। एक यूनिट पे कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है? तो 7,500 पे कितना डेप्रिसिएशन आया यूनिट्स पे जी? 35,500। ओके 37। ओके 37,500। ओके, तो ये आपने कौन से साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जी? अगले साल का डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 2017। आउटपुट मेथड कितने यूनिट बनाए हैं? 8,500। जब कम यूनिट बनाए थे तो कम डेप्रिसिएशन हुआ था, जब ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। हाउ मच इज दैट? ओके 42,500 राइट? दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2। अब बताएं दिसंबर 31 2018 राइट? हाउ मेनी यूनिट्स वर प्रोड्यूस? 9,500। पर यूनिट का रेट क्या है भाई? यानी पर यूनिट का रेट वन टाइम निकालना था बस, ताकि जितने यूनिट बनाते रहेंगे उससे मल्टीप्लाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 47,500, एम आई राइट? ओके, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर पे हमने 12,000 यूनिट बना दिए। तो हम क्या करेंगे? दिसंबर 31 2000 जी 2019 बिफोर कोविड। ओके 60,000 नहीं, 60 तो आंसर है, 60 तो आंसर आएगा ना, क्योंकि 12 5 से 60 होता है ना। ओके, तो 12,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 रुपए आएगा। ट्वेल्व 5 से 60, 12,000 इंटू 5, 60,000, एम आई राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया? आउटपुट मेथड से। अब आप मुझे बताएं 3 डिफरेंट मेथड से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या तीनों मेथड पे हमारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है जब डिफरेंट मेथड पे जाते हैं तो आंसर भी डिफरेंट आते हैं। और ये अकाउंटिंग की शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि आप चाहें तो किसी भी मेथड को सिलेक्ट करें। वैसे तो देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ना आपसे एग्जामिनर एग्जामिन कर सकता है एमसीक्यूज की सूरत में। बल्कि मैं एक जगह पढ़ा रहा था, वहां पे ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में पूछा गया था, आई थिंक एसीसीए का पेपर था। तो वहां पे पढ़ाते हुए मैंने एक एमसीक्यूज देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो एमसीक्यूज। उसने ये पूछा था कि मतलब समहाउ कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे ऐसा था कि हम, अभी मैंने एक बात बोली आपको, IAS 16 जो है, जो कि डेप्रिसिएशन का मैं कल बताया था, इस बात की इजाजत देता है कि आप डिफरेंट मेथड से अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हर कंपनी की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है फॉर डिफरेंट एसेट्स। अब बात यह है कि हम जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो अभी तो मैंने कहा कि आप किसी भी एसेट पे जो है ना वो कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, शरीयत ने आपको इस बात की इजाजत दी है। लेकिन शरीयत कुछ बातें आपको बताती है कि कौन सा एसेट कौन से सिस्टम के लिए सूटेबल है। अब देखिए यहां तो मैं चूंकि आपको सिखाना चाहता हूं, तो यहाँ तो हम एक ही सवाल को, एक ही एसेट को 3 4 5 तरीकों से डेप्रिशिएट कर देते हैं। मतलब सिराते मुस्तकीम से भी, डिमिनिशिंग से भी, आउटपुट से भी, डबल डिक्लाइन से भी कर देंगे अभी। लेकिन बात यह है कि वैसे अगर आप किसी कंपनी में हैं
और आपकी कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से एसेट पे कौन सा डेप्रिसिएशन बेहतर है? अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये डाइस आपको नजर आ रहा है, ये डाइस 10 साल भी यहाँ रहता है ना तो ऐसा ही रहता है, इसके फायदे 10 साल तक एक जैसे रहते हैं। तो इसके लिए कौन सा मेथड बेहतर है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्प्लिट है ना, हर साल इसके बेनिफिट क्या होते रहते, इसकी कूलिंग क्या होती है। एक शुरू में जब ब्रांड न्यू लेकर आएंगे ना, वो हो क्या कूलिंग कर रहा होगा सब कुछ, 1 साल के बाद कूलिंग थोड़ी सी, 2 साल के बाद मजीद। अब जैसे मैं अपने मोबाइल की मिसाल बार बार देता हूँ, शुरू में जब मैंने लिया था कुछ डेटा नहीं था, बिल्कुल नया मोबाइल, कोई डेटा नहीं है, कितनी स्पीड से चल रहा होता है, फिंगर टिप करें आप फौरन हर एप्लीकेशन खुल रही होती है, क्योंकि उसमें डेटा नहीं है, ब्रांड न्यू है, अभी बिल्कुल मेमोरी साफ है। लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते हैं, मैं बीइंग टीचर, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन चल रहे होते हैं, फिर उसमें बहुत सारे ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, फिर उसमें हर ग्रुप में ये सारी फाइल्स क्लास के बाद शेयर करना, स्टूडेंट को हैंड आउट देना, और भी बहुत सारे अदर ग्रुप्स हैं, मतलब डिफरेंट दोस्तों के और बहुत सारे। तो अब उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे ही आपकी डेटा बढ़ता रहता है, उसकी स्पीड क्या होती रहती है, कम होती है। फिर एक ही एप्लीकेशन खोलो तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बाद खुल रही है। तो बात ये है, एफिशिएंसी जो मशीन आइटम होता है ना, जितना पैसेज ऑफ टाइम, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां कौन सा मेथड बेहतर है? डिमिनिशिंग, क्योंकि हर साल वहां डेप्रिसिएशन भी कम होगा। शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन, आने वाले सालों में, देखिए यहाँ पे ऐसा ही तो हुआ था, ये स्ट्रेट लाइन रखा था जब मैंने, तो हर साल सेम आ गया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस पे कौन सा मेथड रखा, तो आने वाले सालों में पिछले साल के मुकाबले में डेप्रिसिएशन कम, क्योंकि आने वाले सालों में अगर मशीन आइटम है तो कॉन्सेप्ट यही होता है, एक तो मशीन आइटम की अपनी परफॉर्मेंस तो डाउन हो रही होती है, दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये, जब मार्केट में अपडेटेड वर्जन आता है ना, तो आपको ये खुद बुरा लगने लगता है। और हकीकत बात है, वो आप उसको यूज कर लेते तो आप बोलते हैं यार ये तो मतलब बेकार है। तो बात वही है कि आपकी जो मशीन आइटम्स है, इसी तरह मैंने कहा कि कुछ एसेट ऐसे हैं, जिसे मैं एक दफा बहुत पुराना सवाल था आईसीएमए का ना, पास्ट पेपर में आया था, तो उसमें ये था कि वो ट्रक खरीदे उन्होंने, कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी उसके ऊपर। तो वो ट्रक का डेप्रिसिएशन निकालना था किलोमीटर के हिसाब से, उसने ये बताया हुआ था इस साल में कितना किलोमीटर चला। जाहिर सी बात है, अब गाड़ी वगैरह यही है ना, जितनी ज्यादा किलोमीटर चलेगी उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। बाद आपको एक पुराने मॉडल की गाड़ी मिल रही है 2003-2004 की, आज आप खरीदने जाओ 18-20 साल पुरानी गाड़ी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई ये खरीदी थी इस ऑनर ने, उसने 2 साल चलाई थी, फिर ये उसके बेंगलोर में ही खड़ी हुई थी और हम वहीं से लेकर आए। तो उसका मतलब है वो गाड़ी है तो 18-20 साल पुरानी, लेकिन वो ज्यादा महंगी मिलेगी। हो सकता है कोई कम, मतलब ये कि टाइम गुजरे हुई गाड़ी हो, वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट प्राइस पे मिल रही हो, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना वो कम चली हुई है। तो जो कम चली हुई है इसका मतलब है उसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो अभी कम डेप्रिशिएट हुई है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा चली हुई है, वो करीब के मॉडल की भी होगी ना, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि वो इतने 2 लाख, अब उस पर तो हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे बहुत सारी चीजें होती है, लोग मीटर जीरो करवा देते हैं ये वो, लेकिन अगर जेन्युइन केस है ना, एक गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चली हुई है, बहुत करीब का मॉडल भी होगा ना, आपको सस्ती मिल जाएगी। वजह क्या है कि बहुत चल चुकी है, ठीक है ना। तो भाई जब ज्यादा, तो हर एसेट के बाद, जैसे मैंने कहा कि यूनिट्स के ऊपर होता है, कुछ मशीन की कैपेसिटी ऐसी है कि वो बस इतने यूनिट बना सकती है, इसके बाद ये मशीन फेल है। तो इसका मतलब ये है कि उसका डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलेगा? आउटपुट के ऊपर। ज्यादा आउटपुट होगी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, कम आउटपुट होगी कम डेप्रिसिएशन होगा। जी सर, हम रेट कैसे निकालेंगे? जैसे आपने मोबाइल की एग्जांपल दी, हाँ, तो रेट कैसे निकालेंगे कि ये डिमिनिशिंग में हमने रेट हाँ, ये जो रेट है ना, ये रेट एस्टिमेटेड होता है, आप एसेट को देखते हुए उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। ऐसे तो हमारे ऑर्डिनेंस में रेट भी दिए हुए होते हैं, पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस में भी कुछ रेट्स मौजूद है कि इन एसिड को इतने % डेप्रिशिएट करना है, या आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा इन एसिड को इतने % डेप्रिशिएट करना है, लेकिन आप उसको एस्टिमेट करते हुए एवरेज रेट उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखिए, आप जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, आपको मार्केट में जब आप एक्टिव होते हैं ना, आज के दौर में ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, यार लोग तो आज बैठ के जो ना 10 साल की चांद की कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं कि आने वाले 10 सालों में चांद जो है वो एस्टिमेटेड कब नजर आएगा, कौन से महीने का। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लोग। बहरहाल बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो इल्म अता किया है,
और उस इल्म की बदौलत जो है वो इंसान बहुत सारे चीजों को फोरकास्ट करता है, एस्टिमेट करता है। तो हम जब भी तो यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं वर्ड का यूज होता है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू। देखिए हम एक चीज को एस्टिमेट कर रहे होते, जरूरी नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं हर चीज वैसी ही हो। अभी पिछले हफ्ते देखो ना कितनी प्रिडिक्शन थी, इतनी बारिश होगी, ये होगा, पता नहीं गुलाब आ रहा है, गुलाबो आ रहा है, पता नहीं वो शाहीन आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डीप डिप्रेशन हो रहा है। अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बात ये है कि हम असल में इंसान अपनी जो सलाहियतें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए फोरकास्टिंग तो कर लेता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वो रब की ज़ात है, तो अल्लाह ताला तो हर शे पे कादिर है। तो बहरहाल बात यह है कि इंसान बहुत सारी चीजें सही भी एस्टिमेट करता है। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ, हम लोग पेपर दे के आते हैं, हमें पता होता है हमने पेपर में क्या किया है, हम अपना रिजल्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि बीइंग मतलब अगर ईमानदारी से हम देखें हम वहां पे क्या करके आए। तो याद रखें बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है एस्टिमेशन पे, ठीक है। अब इसमें लास्ट मेथड है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, और वो मेथड बेसिकली अब तो मेरे ख्याल इतना नहीं आता होगा, क्या पता एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए। पहले ये पेपर में आता था अक्सर, और ये पेपर में ही आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ कॉपी किया है। डबल द स्ट्रेट लाइन रेट, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। अब ये जो है ना बेसिकली 2 in 1 है। इसमें कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, ये डुअल कोर है। मतलब इसमें एक झलक मुझे स्ट्रेट लाइन की नजर आ रही है और दूसरी झलक जो है वो डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तो हमें क्या चाहिए होता है, रेट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अभी जब मैंने ये सॉल्व किया है पार्ट बी, ये कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग। इसको मैं लिख सकता हूँ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, कुल्लू से मैं इसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होता है, रेट। उसने कहा रेट आप निकाल लो स्ट्रेट लाइन से, डबल द स्ट्रेट लाइन रेट। स्ट्रेट लाइन का रेट निकालो, उसको डबल कर दो। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन का रेट कैसे निकलता है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब इधर देखिए हम जा रहे हैं कैलकुलेशन डी पे, और इसका जो रिक्वायरमेंट है डबल स्ट्रेट लाइन, ये डबल द स्ट्रेट लाइन रेट डिक्लाइनिंग बैलेंस, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, नॉट सिंगल डिक्लाइनिंग, राइट। डबल द स्ट्रेट लाइन रेट। यानी दिस इज कौन सा मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, डबल द स्ट्रेट लाइन रेट, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। अब डिक्लाइनिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग मेथड, डिक्रीजिंग मेथड, ऑल आर सेम। कुछ भी कह सकते हैं, कुल्लू जायज, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में लगता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब बुक वैल्यू तो मसला नहीं, 2 लाख रुपए से स्टार्ट करके बुक वैल्यू हर साल चेंज, लेकिन यहाँ रेट को क्या करना है, डबल। लेकिन पहले आपके पास सिंगल रेट होना चाहिए, पहले आपके पास सिंगल रेट होना चाहिए। अब सिंगल रेट कैसे निकाले, देखें मैं यहाँ पे रेट निकालना सिखा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का रेट कैसे निकलता है। बड़ा आसान सा फार्मूला है, 1 लाइफ इंटू 100, 1 लाइफ इंटू 100। तो देखिए लाइफ कितने साल है, 4 साल है, तो 1/4 इंटू 100। सिंगल रेट क्या आ गया, 25%। भाई लाइफ 4 साल है, 1/4 का मतलब होता है 0.25, 1/2 का मतलब 0.5, 1/5 का मतलब 0.2, 1/5 0.2, 1/4 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इट वुड बी। अब ये 25% तो सिंगल रेट आया है ना, क्या लिखा हुआ था, डबल द स्ट्रेट लाइन रेट। तो अब जब मैं रेट को डबल करूंगा, डबल द SLM, व्हाट इज SLM, स्ट्रेट लाइन रेट, SLR होगा 12, में लिख देता हूं
डबल द स्ट्रेट लाइन रेट, स्ट्रेट लाइन रेट जो निकाला है उसको क्या करना है, डबल। तो कैसे डबल होगा ये, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस वुड बी 50%, राइट। अब आपके पास परसेंटेज आ गई, सवाल आसान हो गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का सवाल अभी मैंने कौन से रेट पे सॉल्व किया था, अब ये कौन से रेट पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड कौन सा यूज करना है, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, लेकिन रेट को क्या रखना है, वो डबल कर दिया। और रेट निकालना कौन सा मेथड से था, यानी लाइफ को डिवाइड कर दो, 1 अपॉन लाइफ इंटू 100। अब हमारे पास रेट आ चुका है, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। फार्मूला लिखूं या फार्मूला कुल्लू मालूम, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ताजा मालूम, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। दिसंबर 31, 2016 बुक वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू तो पता ही ना आपको, 2 लाख। पहले साल बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख का 50%, 1 लाख। ओ माय गुडनेस, पहले ही साल आपने एसिड को कितने लाख से डेप्रिशिएट कर दिया। अब मुझे बताएं जरा, इधर देखिएगा, 2 लाख में से 1 लाख डेप्रिशिएट हो चुका है, तो कितना बचा होगा, 1 लाख। अब 1 लाख पे कितना परसेंट लगाएंगे, 50%, तो 50,000। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप आ जाए, आपके पास दिसंबर 31, 2018। अब इधर देखिए लॉजिक क्या है, असल में ये 50% है ना, इसलिए आप थोड़ा परेशान होंगे। 2 लाख में से कितना डेप्रिशिएट किया था, 1 लाख, तो कितना बच गया था। अब 1 लाख पे मजीद कितना डेप्रिशिएट कर दिया, तो कितना बचा हुआ है, 50,000 का 50%। तो अब बुक वैल्यू कितनी बचेगी, ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि 50% है, पता है ना। $25,000 into 50%, how much is that, 12,500। अच्छा, अब हमारे पास ये 1 लाख रुपए पहले साल, 50,000 दूसरे साल, और तीसरे साल था हाउ मच, और चौथे साल कितना आ गया। इज दैट क्लियर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सवाल को मुकम्मल किया, जो कि हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस सवाल में हमने 4 डिफरेंट तरीकों से क्या कैलकुलेट करना सीखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं, और आज का जो अगला सवाल है हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सवाल मैं एक मिनट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको। यस, सवाल पेस्ट की नहीं। ओके, ये सवाल आपके पास, मैं 1 मिनट को पेस्ट कर दूं। फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड, ओके, ये सवाल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। और इस सवाल पे क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। फार्मा पाकिस्तान लिमिटेड इंपोर्टेड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹3 मिलियन। ये आपने कितने का परचेज किया है, 3 मिलियन का, ठीक है। ऑन जुलाई 1, 2011 इट फर्दर इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट। सबसे पहले तो आप देखिए इंपोर्ट ड्यूटी आपने कितनी पे की, इंपोर्ट ड्यूटी, क्या इज दिस रेलिवेंट, ठीक है।
इनकम टैक्स ऑफ ₹276,000 एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम टैक्स लाइबिलिटी। ये एडजस्टेबल है यानी रिफंडेबल है, तो क्या ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, ये तो आगे एडजस्ट हो जाएगा पैसा। अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फायर इंश्योरेंस ऐड नहीं होती, ये जर्नल होती है, ये तो आगे की है ना। फायर इंश्योरेंस तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आगे कोई आग लग जाए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होती है रास्ते की इंश्योरेंस, इंपोर्ट की है ना, जब रास्ते में वहां से या दुबई से या मशीन इंपोर्ट की आ रही है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रेलिवेंट होती है, फायर इंश्योरेंस रेलिवेंट नहीं होती। अच्छा ये तो कॉस्ट आ जाएगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो मैं क्विक यहाँ पे पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, और दिस इज फार्मा पाकिस्तान, PPL, not Pakistan Petroleum, this is Pharma Pakistan, right? Limited. पहली रिक्वायरमेंट क्या है? नीचे देखिए, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, दिस इज एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। कॉस्ट का डेटा ऑलरेडी जो दिया हुआ था हमने सारा पढ़ लिया है, बाकी नीचे जो सब्सिक्वेंटली डेटा है वो दिया जा रहा है, वो आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बताएं कि आपकी जो इक्विपमेंट है उसकी प्राइस कितनी है? 3 मिलियन। तो ये 3 मिलियन इसकी प्राइस है, परचेज प्राइस बोले, लिस्ट प्राइस बोले, कुल्लू जायज, कोई मसला नहीं है। परचेज प्राइस 3 मिलियन। अच्छा ये बताएं 3 मिलियन पे, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, मिलियन में 6 जीरो होते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी 1 मिलियन की पे की है, तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हो जाएगी? इंपोर्ट ड्यूटी 1 मिलियन ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर ये कहते हैं कि आपने इनकम टैक्स पे किया है जो कि एडजस्टेबल है, ऐड होगा? नहीं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 60,000 रुपए, ये पैसा वापस नहीं आएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 60,000, राइट? ओके। उसके बाद जो है वो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की है 10,000 रुपए। इज दिस रेलिवेंट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाउ मच इज दैट? 10,000। 30 लाख रुपए की मशीन, 10,000 का किराया। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट सिर्फ 4,000 रुपए। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितनी है? 4,000। क्या फायर इंश्योरेंस जाएगी? ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। कैन एनीवन टेल मी कितना? 74,000, 4,74,000 या 40,74,000 भी पढ़ सकते हैं। दिस इज 4,74,000। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एसेट की क्या कैलकुलेट कर ली? कॉस्ट। अब हम जा रहे हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। अब उस सेकंड रिक्वायरमेंट को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीजें जरा गौर से सुन लें। पहली बात तो ये सुन लो, हर कंपनी का ईयर एंड जन टू दिसंबर नहीं होता। हर कंपनी का ईयर एंड जन टू दिसंबर, मतलब फाइनेंशियल ईयर जन टू दिसंबर नहीं होता, ये तो कैलेंडर ईयर है। कुछ कंपनीज के होते हैं। इस कंपनी ने, अब आप ये सबसे पहले नोट करें कि एसेट परचेज कौन सी तारीख को की है? जुलाई 1, 2011। अब ये जरूरी नहीं है कि इसका ईयर एंड दिसंबर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट 2 पढ़े, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड जून 2012, जून 2013, जून 2014। इसका मतलब है इसका ईयर एंड कब आता है? जून में। अब मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाऊंगा और इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है। इस टाइमलाइन को इधर गौर से देखिएगा। ये टाइमलाइन जो आपको नजर आ रही है, इसमें नंबर 1 एक हमारे पास, ये नंबर 2 ये पहला साल एंड होगा, नंबर 3 ये आपका सेकंड ईयर एंड होगा,
और ये आपका तीसरा ईयर एंड आएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख देता हूँ। ये हमने एसिड परचेज किया था जुलाई 1, 2011। एम आई राइट? ऐसे ही है। आपको डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर्स एंडेड, पहला ईयर कब एंड होगा? 2000, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जुलाई 2011 से शुरू करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2011, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2012। तो जून 30, 2012 को इसका पहला साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगा। ठीक है, 2012 ये इसका पहला साल मुकम्मल हो गया। इसको कहते हैं साल 2011-12। क्या कहते हैं? साल 2000, क्योंकि इसमें 6 महीने 2011 के हैं और 6 महीने 2012 के हैं। अगला ईयर एंड आएगा जून 2013, ऐसा ही है। फिर ईयर एंड आएगा जून 2000, और यही 3 साल का डेप्रिसिएशन एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या कहा है उसने? 12, 13 और 14, ऐसे ही कहा। ये आ गया 3 साल का ग्राफ। ये ईयर क्या कहलाएगा? वेरी गुड। और ये साल क्या कहलाएगा? वेरी गुड। अब हमें जो पार्ट 2 है ना, उसमें क्या कैलकुलेशन मांगी है उसने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये भी मैं आपको बता दूं, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? हाजा मौजूद इन सवाल। मैंने एसएलएम लिख दिया। व्हाट इज एसएलएम? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ। नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इनिशियली, इब्तिदाई तौर पे, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड वाज एस्टिमेटेड टू बी, शुरू में आपने सोचा इसकी लाइफ है 5 साल, विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹350,000, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू आपको शुरू में कितनी नजर आ रही है? 3,50,000। एंड डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2012-13। अब जरा ग्राफ देखो, 2012-13 पहला साल है, तीसरा साल है या दूसरा साल है? इस साल तब्दीली आई है। ये है आपका 2012-13, ये वाला साल, राइट, दिस वन। ये वाला साल जो है ना, ये तब्दीली का साल है। इस साल आपकी तब्दीली आई है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं। इस साल क्या? अब ये बताओ इस साल का क्या मतलब है? एक्चुअल लाइफ कितने साल थी? अब मैं चले पहले साल का पहले डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, किसी वजह से निकाल रहा हूँ। पहला ईयर एंड आएगा मेरा जून की 30 तारीख। एम आई राइट? और मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि चले, हमें वैसे तो पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका वे लिख देते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होता है नॉर्मल कंडीशन में कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू बताइए इसने आपको? रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, वो एक ही बात है। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ जो भी है, बस ये सिंपल लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक खूबसूरत सा बॉक्स पैक कर दिया। ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का? जुलाई 1, 2011 में एसिड खरीदा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में जून, 2012, ऐसे ही है। पहला साल मुकम्मल हुआ। आज हम पहले साल का क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? कौन से मेथड से? फॉर्मूला है कॉस्ट। अभी हमने कॉस्ट कैलकुलेट की है 4,74,000। एम आई राइट? माइनस 3.5 लाख रुपए अभी हमने पढ़ा है, सवाल में क्या मौजूद है? और इनिशियली उसकी लाइफ कितनी एस्टिमेट की थी? 5 साल। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन बताएं। 7, 8 जी नहीं, ये नहीं आएगा। 7 समथिंग है, 744, ठीक है, 744,800। ये आपने कौन से साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया? पहले साल का। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड आ रहा है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का आ रहा है। देखिए,
यहां तक तो कोई इशू नहीं था। अगर आगे तब्दीली नहीं आती ना तो हम अगले साल भी यही डेप्रिसिएशन निकालते और तीसरे साल भी, क्योंकि वहां कोई तब्दीली अगर नहीं होती। लेकिन अब सुने, वो कहते हैं इनिशियली तो ऐसा था, द कंपनी एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2012-13, तो ये 2012-13 जो है वो पहला साल है, तीसरा साल है या दूसरा साल है? इस साल के दौरान। अब ये बताओ आप क्या सोच रहे हो इस साल? एक्चुअल आप शुरू में क्या सोच के बैठे थे? कितने साल की लाइफ? 5 साल की लाइफ। शुरू में 5 साल की लाइफ, कितने साल गुजार चुके हो? तो अब लाइफ कितनी बचनी चाहिए? अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2012-13 द कंपनी एस्टिमेटेड द रिमेनिंग कितनी बची हुई थी? 4 साल। वो कह रहे हैं आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो कितनी हो गई है? यानी 1 साल लाइफ। मुझे लग रहा है किसी मेमन के पास ये एसेट था, बड़ी प्यार मोहब्बत से उसने रखा हुआ है, इतने केयर से वो एसेट चला रहा है कि इस एसेट की लाइफ जो है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। एंड रेसिडुअल वैल्यू भी बढ़ गई। ओह माय गुडनेस, पहले वो सोच रहा था कि 5 साल के बाद कितने का बिकेगा? 3.5 लाख। अब कह रहा है नहीं नहीं भाई, ये तो इतना अच्छा मैं चला रहा हूँ प्यार मोहब्बत से, ये अभी मजीद 4 साल नहीं 5 साल चलेगा और अब ये कितने का बिकेगा? यानी दोनों चीजें रिवाइज हो गई, लाइफ भी रिवाइज हो गई। और अब अगली लाइन नहीं पढ़ना, अब अगले 2 साल का डेप्रिसिएशन जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो अब फॉर्मूला कुछ और होगा। अब क्या फॉर्मूला होगा? जब चेंज आ जाए तो उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सुन लें। आफ्टर चेंज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन है, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से। नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू आर भी लिख दूं, और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैल्वेज वैल्यू या रिवाइज रेसिडुअल वैल्यू, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं ना, माइनस रिवाइज सैल्वेज रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू एक ही बात है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब ये आने वाले 2 साल का डेप्रिसिएशन सेम आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। पिछले साल का डेप्रिसिएशन नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट किया है। ये फार्मूला कब यूज करूंगा? जब मेरी बेसिस क्या हो जाएंगी? चेंज। आफ्टर चेंज योर फॉर्मूला वुड बी रिवाइज सैल्वेज वैल्यू, नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैल्वेज वैल्यू अपॉन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब आपकी बेसिस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अब आपकी बेसिस चेंज हो गई है तो पहले तो मुझे बताओ अभी सिर्फ कितने साल एसेट को यूज किया था? 1 साल में जो डेप्रिसिएशन किया था वो कॉस्ट में से माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अब जरा इधर आ जाए, मेरे पास जो नेट बुक वैल्यू है वो कैसे आएगी? हाउ टू कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू? तो मैंने यहाँ पे लिखा नेट बुक वैल्यू इक्वल टू 4,74,000। ये एसेट की कॉस्ट थी। अभी सिर्फ कितने साल गुजरे और 1 साल में कितना डेप्रिशिएट किया है? 744। तो क्या आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी? जी बोले। सही है, 3329,200। अब एक बात सुने, ये आफ्टर चेंज फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैल्वेज वैल्यू अपॉन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब ये बताओ आपको कितने साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था? टोटल कितने साल का मांगा था उसने? 3। जून 2012 हमने कैलकुलेट कर दिया था। अब जून 2013 का जो कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट रखूंगा या नेट बुक वैल्यू? कितनी है नेट बुक वैल्यू? ओके 3329, ठीक है।
अब जो हमारा वे होगा 3329,200 माइनस क्या करूंगा उसमें से, पहले सैलरी वैल्यू थी 3.5 लाख, रिवाइज होकर कितनी हो गई है 4 लाख, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वैसे तो 4 साल बचनी चाहिए थी, लेकिन रिमेनिंग कितनी हो गई है अब 5 साल। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या आ रहा है जी 585,840। अब सुन लें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, अब जब तक फर्दर चेंज नहीं होगा तो आपका डेप्रिसिएशन सेम आएगा 32,3329,200 माइनस 4,00,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपके तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी 585,840। तो ये हमने कितने साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया, ये हमने कितने साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया 3 साल का। तीनों मैंने यहाँ पे पैक कर दिए बॉक्स में। पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन था, पहले साल का 744,800, दूसरे साल का 858,840 और तीसरे साल भी सेम। हालांकि स्ट्रेट लाइन था, अगर ये चेंज नहीं आता ना दूसरे साल, तो दूसरे और तीसरे साल भी वही डेप्रिसिएशन आता 744,800। अब एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अब इधर देखिएगा प्लीज लुक एट दिस। ये बताओ एक्चुअल में आपने एसेट खरीदा था जुलाई 1 और 2011 में, ऐसे ही ये एसेट आपने खरीदा था 4,070,000, एम आई राइट? कितने साल इस एसेट के साथ गुजार चुके हैं, 1 साल गुजारा है, 3 साल। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन किया था 744,800। दूसरे साल कितना डेप्रिशिएट किया था 585, ठीक है, और तीसरे साल भी कितना डेप्रिशिएट किया था 585। इसको जरा प्लस कर दो, ये किसी वजह से करवा रहा हूं, प्लस कर दो जरा जी, इन तीनों को प्लस करो। कोई बताए जी, स्टूडेंट कोई जी 19,16,480। अच्छा, अब जरा एक कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा, ये मैं क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूँ बता देता हूं मैं। इस सवाल की 3 रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की, बहुत स्ट्रेट थी। जो रेलिवेंट डेटा था वो हमने यूज किया। 2 चीजें इनरेलिवेंट थी, एक एडजस्टेबल टैक्स और एक फायर इंश्योरेंस, उसको इग्नोर किया, कॉस्ट आ गई। सेकंड रिक्वायरमेंट थी, क्या कैलकुलेट करना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने साल का 3 साल, जून 2012, जून 2013, जून 2014। पहले साल में कोई तब्दीली नहीं थी, तो हमने कॉस्ट माइनस जो पुरानी वाली रेसिडुअल वैल्यू थी और पुरानी लाइफ, तो आ गया था 744,800। ये आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये ऊपर 744,800। फिर चूंकि चेंज आ गया था 2011-12 में, सॉरी 2012-13 में चेंज आया था। चेंज आने के बाद लाइफ जो 4 साल रिमेनिंग थी कितनी हो गई थी 5 साल। सैलरी वैल्यू जो पहले 3.5 लाख थी वो कितनी हो गई थी। तो अब फार्मूला मैंने बता दिया, क्या यूज होगा, उसका फार्मूला यूज होगा नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैलरी वैल्यू अपॉन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब मैंने नेट बुक वैल्यू कैसे निकाली, कॉस्ट में से जितने साल, ये तो 1 साल हुआ था, अगर 2 साल के बाद तब्दीली आती तो कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करता, 1 साल के बाद तब्दीली आएगी दूसरे साल में, तो 1 साल का क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन। तो नेट बुक वैल्यू क्या आ गई 3329,200 माइनस नई सैलरी वैल्यू कितनी थी रिवाइज वाली 4 लाख, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, उस पे मैंने कितने साल का डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास 3 साल का डेप्रिसिएशन हाजा मौजूद। आपने क्या किया, कॉस्ट रखी 3 साल पुरानी, जुलाई 1, 2011,
3 ईयर एंड आ चुके हैं, जून 2012, जून 2013, जून 2014। आपने तीनों सालों का क्या प्लस किया, डेप्रिसिएशन, और वो माइनस करके एक बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू कौन सी तारीख की है, 3 साल के बाद की। क्या बुक वैल्यू आ रही है, 21 लाख। गुड, आगे बोले, 57,520, 21 लाख 57,520। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पता नहीं ये क्यों कैलकुलेट किया है। इस सवाल की जो थर्ड रिक्वायरमेंट है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑब्लिक। अब डिस्पोजल क्या होता है, बेचने का बोलते हैं। अब इसने मशीन बेच दी है, द मशीन वॉज सोल्ड ऑन जुलाई 1, 2014, 8 लाख रुपए, इसको बहुत नुकसान हो गया। अब सुने हुआ क्या, हमने कौन सी तारीख तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया है, जून 2012 कर दिया था, जून 2013 कर दिया था, जून 2014 भी कर दिया। ये बताओ जून 2014 जब सूरज रात को गुरूब हो जाएगा और अगले दिन जब सूरज शुरू होगा तो तारीख गवाह है, वो तारीख कौन सी तारीख होगी, जुलाई 1, 2014। ये देखे, मशीन वॉज सोल्ड ऑन जुलाई 1, 2014। कितने की बेच दी आपने, 8 लाख। आपने मशीन कितने साल इस्तेमाल की, 3 साल। 3 साल में मजीद को मशीन को कितना डेप्रिशिएट किया, 19,16,480। 3 साल पहले खरीदी कितने की थी, 40,74,000। आज आपकी बुक में क्या वैल्यू आ रही है, 21,57,520। और आपने, हम ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ये बताया तो यहाँ पे, ये हम सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 3, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गेन या ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल, बेचने पे आपको फायदा हुआ या लॉस हुआ। अब इधर देखिएगा, इसका तरीका 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे सेल्स प्रोसीड्स, क्या लिखेंगे, यानी आपने ये बेचा तो कितने रुपए आपके पास आए। क्या आपकी बुक में 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या 8 लाख रुपए थी, क्या बुक वैल्यू थी, यानी आपकी बुक में इतना ज्यादा वैल्यू का था, मार्केट बहुत डाउन हो गई है और आपको ठीक ठाक नुकसान हो गया है। अब ये मुझे बताएं, जब आप 8 लाख में से 21,57,520 माइनस करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कितना आंसर आ रहा है, 13,57,520। इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा या बगैर ब्रैकेट के, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में। इज दिस गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल, आपने जो एसेट बेचा उस पे आपको जो लॉस हुआ। हाँ, अगर ये एसेट मेरा 22 लाख का बिक जाता, 23 लाख का बिक जाता, 24 लाख का बिक जाता, तो फिर मैं अगर 22 लाख में से 21 लाख समथिंग माइनस करता तो मेरा आंसर क्या आता, पॉजिटिव। फिर वो गेन होता या लॉस होता। तो ये इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या कैलकुलेट करना था, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो हमने उसके लिए क्या किया, जितना टाइम इस्तेमाल किया उतने टाइम का कैलकुलेट कर चुके थे डेप्रिसिएशन, उनको एक जगह पे प्लस किया और कॉस्ट में से क्या कर दिया। तो हमारे पास जिस दिन बेचने जा रहे थे उस दिन की कौन सी वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू, और जितने का बेचा उससे कंपेयर कर लिया। सेम प्राइस का बिक जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे ज्यादा का बिक जाता, गेन। यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा कम में बिका है तो लॉस। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हमने आज सॉल्व किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।